हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 11वीं क्लास का वो मौजूद है। पहला चैप्टर है जो हम लोग मात्रक के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो मेरा पहला कंसेप्ट दे रखा हुआ है मात्रक। तो हम लोग पहले मात्रक के बारे में समझेंगे कि मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने भागों में होता है। मात्रक 3 भागों में होता है। पहला आप लोग हम समझेंगे कि मूल मात्रक होता है। क्या होता है मूल मात्रक? मूल मात्रक से बना एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अरे हाँ ना, आप लोग सब जानते होंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के बाद एक मात्रक और पढ़ा जाता है पूरक मात्रक। क्या पढ़ा जाता है? पूरक मात्रक। तो अब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूल मात्रक में क्या होता है। पहले मात्रक को समझिए। ऐसी भौतिक राशि जिनको हम लोग लेखा जोखा कर सकते हैं, अर्थात माप कर सकते हैं। तो जिस अनुपात में नापते हैं, अर्थात जिस मान में नापते हैं, वो हमारा मात्रक कहलाता है। मैंने अभी भी कह दिया है अनुपात, वो गलत हो जाएगी, मान कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक दूध है, हमने लीटर में नाप दिया तो हमारा मात्रक लीटर हो जाएगा। किलो में नाप दिया तो हमारा किलो में हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जिसमें नाप देंगे वही हमारा मात्रक बन जाता है। तो आते हैं जितना हम लोग नापेंगे। जैसे हमने 2 लीटर नापा, 2 लीटर, लीटर क्या है? मात्रक है। 2 क्या है? परिमाण है। तो यही बातें आपको समझना है। आते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो एक बात आपको, ये बात और बता दूं कि मात्रक कुछ ऐसे मात्रक होते हैं कि जिनको आप नाप नहीं सकते हैं। तो वो ऐसी क्या है कि वो नाप नहीं सकते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा वो भौतिक राशि में नहीं आता है। ऐसी भौतिक राशि आपको जब परिभाषा देखे होंगे, जब आप लोग परिभाषा को पढ़ते होंगे या समझते होंगे, तो इसमें लिखा हुआ है ऐसी भौतिक राशि जिनको मतलब जिस में नापते हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम आपको सदिश अदिश बताएंगे तो ये टॉपिक आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी भौतिक राशि। इसके अलावा भी कौन सी राशि है, आते हैं वो भी थोड़ी सी एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। आप रोज़ 2 किलो हंसते हैं, तो क्या आप उसे नाप पाएंगे? 2 किलो हंसता हूँ चाहे आप हंसते हैं, बात से नहीं ना। इसका मतलब आप नाप नहीं सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम भौतिक राशि नहीं होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आज देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं मूल मात्रक के बारे में पहले समझ लेते हैं। फास्ट स्पीड में व्यवहारिक जीवन में सब कुछ जोड़ कर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। मूल मात्रक आपको मैं बता दूं 7 मात्रक होता है। मूल मात्रक में कितने मात्रक होते हैं? 7 मात्रक। तो 7 मात्रक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी गर्मी है, तापमान अधिक है, तो पहला आप याद कर लो ताप है। ठीक है ना, ताप है, ऐसे समझ लो। दूसरा का क्या है? हमको उतना दूर जाना है, इस गर्मी में इतना दूर जाना है, 4 किलोमीटर दूरी पर, यानी मीटर दूरी जाना है। इतना बजे जाना है, बजे मतलब समय, ऐसे याद कर लो समय। इतना किलो सामान लेकर जाना है, मतलब चौथा समझ लो आप द्रव्यमान। अरे भाई, जब आप कहीं जाते होगे तो मौसम जरूर देखते होगे, कितना दूरी है जरूर देखते होगे, कितना बजे जाना है जरूर जानते होगे, या कितना सामान लेकर जाना है जरूर आप जानते होगे। तो ऐसे क्रम में याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो अब हम आते हैं 5वां तर्ण में और 6वां तर्ण में, और ये 7वां तर्ण में। 7 मैंने मात्रक बताया है, तो 7 मैंने लिखा है। तो यहाँ पर जो 5वां है आप इसको समझ लीजिए धारा है। अब इसके बाद आप ज्योति तीव्रता है। क्या समझेंगे यहाँ पर? ये ज्योति का तीव्रता। और जो 6वां है आपका पदार्थ की मात्रा है, सॉरी पदार्थ। तो इन सभी का मात्रक के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण देकर समझाया है, आपको इतनी दूर जाना है, इतनी गर्मी है, चाहे आप इतना बजे जाना है, इतना सामान लेकर जाना है। धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मैं आपको बता दूं, ये अगर चारों में थोड़ी सी सोचना पड़ जाता है, लेकिन आपको ये तीनों आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया आपको? तो पदार्थ की मात्रा जो है, जो इसका मात्रा देखेंगे आप, इसका मात्रा जो होता है मोल होता है। इसको सन 1957 में इसको शामिल किया गया था। बात समझ पा गए? अच्छा, तो यह आपकी पदार्थ की मात्रा हो गया। अब आप देखेंगे दूरी, ताप का मात्रक क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, केल्विन होता है। अरे हाँ है ना। दूरी का जो मात्रक होता है आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आप जैसा कहेंगे वैसा हम बता देंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अरे हाँ ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसको हम लोग की डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी डी से। तो आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी आपको बारीकी से मैं कुछ बातें और बता दूं कि आप यहाँ पर जो केल्विन है आप इसे कैपिटल के में हमेशा दिखाएंगे, इसे स्मॉल के में नहीं लिख सकते। इसको आप हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, इसको तो आप हमेशा सेकंड स्मॉल में लिखेंगे। किलोग्राम को आप हमेशा स्मॉल केजी लिखेंगे, इसे कैपिटल में मत लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे कैपिटल में लिख देते हैं तो गलत माना जाएगा। और मैं बता दूं भौतिक विज्ञान में नंबर का कटना यहीं से होता है। अगर आप बारीकी से नहीं ध्यान देंगे तो आपका यहीं से नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका नंबर यहाँ से भी नहीं कटेगा। तो ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देते रहिएगा। और ऐसा क्या है कि हम कैपिटल नहीं लिख सकते, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक प्रकार के वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक के नाम जो होते हैं कैपिटल से ही लिखा जाता है। तो जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होते हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। या आप देखेंगे एम्पियर है, इसे आप कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलडीला भी लिख सकते हैं। या आपका क्या मोल है? MOL। ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से यानी इन्हीं मात्रकों से मिला करके बनाए जाते हैं। अरे हाँ ना। तो अरे हाँ ना, ये तो बात आप समझ गए। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से संबंध रखते हैं, अर्थात मूल मात्रकों से मिल करके ही वो बनते हैं। तो ठीक है, तो अब आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, देखिए छोटी छोटी बातें आपको एकदम ही तैयार रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? पहला नॉर्मल बातें समझ लीजिए। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? दूरी है, अर्थात दो बार दूरी को ले रहे हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अरे हाँ ना, लंबाई गुणे में चौड़ाई। चलिए, अब आपको याद होनी चाहिए बल। द्रव्यमान गुणे में त्वरण। त्वरण क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। वेग में परिवर्तन बटे में समय। वेग में परिवर्तन बटे में समय। वेग में क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो अब आप देखोगे यही टॉपिक आपसे यहीं बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब आप देखना चाहोगे कि यहाँ पर आप फिर से लिखो, इन बातों को आपको लिखना चाहूँगा, मैं फिर से लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि जो समय है, यहाँ पर द्रव्यमान तो रहने दीजिए, यहाँ पर ये गुणे में त्वरण की जगह क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, अर्थात वेग ही बस लिख दीजिए, वेग बट्टे में समय। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्रव्यमान की जगह यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा गुणे, वेग की जगह पर क्या लिख देंगे? विस्थापन बट्टे समय। क्या लिख देंगे? विस्थापन बट्टे में समय। ये पहले से भी समय है यहाँ पर। तो आप देखो इतनी जो मान है वो सभी कहीं न कहीं मूल से मिल रहा है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होता है। तो यहाँ पर देखो दूरी पड़ा हुआ है, एक विस्थापन ही होता है। विस्थापन और दूरी में बहुत लोग कहते हैं थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा अंतर नहीं होता है, ज़्यादा अंतर होता है। मेन चीज़ अदिश सदिश ही है। जब अदिश सदिश में अंतर हो गया तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ठीक है, तो आप ये बातें समझ गए होंगे, आप इतनी बातें नोट करते रहिए। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए दाब ही मान लेते हैं। दाब दाब बराबर क्या होता है? इतने क्षेत्रफल पर, मान लीजिए हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं, इतने क्षेत्रफल पर इतना बल, इतना क्षेत्रफल पर हम बल लगा रहे हैं, मतलब इतने क्षेत्रफल में इतना बल। ठीक है ना। तो ये क्या है? बल का मतलब न्यूटन और क्षेत्रफल का मतलब मीटर में स्क्वायर। तो जब दाब का जब कोई मात्रक पूछे ना तो आप बताओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी बात को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल।
PASCAL, पास्कल। दाब की मात्रक क्या आता है? पास्कल। और अंकेश पद्धति में क्या बताओगे दायरे उसका मान? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सभी जो मात्रक है ना वो कहीं और से नहीं बल्कि मूल मात्रकों से मिल करके ही बने हैं। अब आप यही क्या करोगे, न्यूटन का जो बल है ना बल, तो आप बल वाला जितना फार्मूला आप लिखे हो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका मेन टॉपिक देखिए, व्युत्पन्न मात्रक में बहुत ज़्यादा मात्रक है, बहुत ज़्यादा। जितने भी अन्य प्रकार के मात्रक पाए जाते हैं वो सभी व्युत्पन्न मात्रक में ही पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक में मैंने 2-3 अध्ययन कर लिया, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, अब करेंगे, परंतु उसका हम जो है क्या कहते हैं, जब वो टॉपिक जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते रहेंगे तो जो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम उसको बताते रहेंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप लोग हैंग भी हो जाएंगे, और आप थोड़े थोड़े करके पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, तो आपको वो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग आते हैं पूरक मात्रक पर। इसको थोड़ी सी अच्छे से समझ लेते हैं, पूरक मात्रक होता क्या है। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। पूरक मात्रक के बारे में समझते हैं। पूरक मात्रक हम लोग 2 पार्ट के बारे में समझेंगे। पहली बात होता है एक 2D माध्यम से और दूसरा होता है 3D माध्यम से। एक आप पढ़े होंगे वृत्त और दूसरा पढ़े होंगे आप गोला, ठीक है ना। गोला, वृत्त मतलब एक प्लेट होता है, अगर उसके सेंटर से मान लीजिए r त्रिज्या का कोई वृत्त है, और ये वाला मान लीजिए आप r त्रिज्या का वृत्त ऐसे करते हैं ना, ऐसे चाप लाड़ा प्रकार से ऐसे करके करते हैं ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो सिस्टम होता है वो जो त्रिज्या कहते हैं, ये जो होता है क्या बोलते हैं? चाप। तो ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये आपका एक कोण बनता है, ठीक ना। इस कोण में नाम क्या होता है? इसको बोला जाता है फाई बराबर में, अर्थात कोण बराबर में चाप बट्टे में त्रिज्या। क्या बोला जाता है? चाप बट्टे में त्रिज्या। तो चाप कितना रहेगा आपको मैं बताना चाहूँगा। चाप मान लीजिए यहाँ पर ए बी लिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बट्टे में r त्रिज्या, तो ये आपका यहाँ पर कोण हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी लिया जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ये चाप है, ये ए बी चाप है, और यहाँ पर चाप की लंबाई ए बी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चाप हो जाएगा आपका ये ए बी। चाप का प्रतीक ऐसे लगाया जाता है चाप। और त्रिज्या यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, त्रिज्या कितना दे रखा है? r। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर बीच में जो कोण बनेगा फाई बराबर कोण बराबर में क्या होता है? चाप बट्टे में त्रिज्या। इसको अपने दिमाग में रखिए तो क्या हो जाएगा? ए बी चाप बट्टे में त्रिज्या, तो वो वही चीज़ है। तो जो ये मान आएगा ना इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। इसका मान क्या होता है मात्रक में? रेडियन होता है। तो अगर जब हम वही गोला में जब लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई गोला है, तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लेंगे। कितना ले लेंगे? क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जो है मान लीजिए आप मान लेते हैं डेल में यस है, छोटा क्षेत्रफल होने के नाते उसे डेल में यस लिया गया है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर क्षेत्र r त्रिज्या का है, तो जो यहाँ पर जो बनेगा इसको आप बोल सकते हो फाई, इसको आप बोल सकते हो ओमेगा नाम से भी बुला जाता है, ओमेगा। तो यहाँ पर डेल ओमेगा हो जाएगा, सॉरी। तो आप ओमेगा इक्वल टू में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे क्या बोल सकते हो? पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कितना माना गया है? यहाँ पर माना गया है डेल में यस अपान, अरे हाँ ना, कितना माना गया यहाँ पर? ये डेल में यस अपान त्रिज्या कितना है? r का स्क्वायर। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंडीशन में जो ये रेडियन है ना, तो ये आपका स्टे रेडियन है। क्या यहाँ पर? ये स्टे रेडियन है। तो अब इसकी थोड़ी सी हम लोग व्यवहारिक जीवन के संतुलन में इसको हम लोग देखते हैं, व्यवहारिक जीवन के अनुसार इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं उसके थोड़े से और आगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक वृत्त लिया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है। तो अभी भी मैंने बताया है कि अगर त्रिज्या यहाँ पर चाप यहाँ पर मान लीजिए ए बी है, अरे हाँ है ना, तो ये यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वो फाई इज इक्वल टू में चाप मतलब हो जाएगा ए बी पर चाप
थोड़ी सी पर पानी लग गया है, मतलब जो कपड़े से पोछे हैं उसमें पानी लगा हुआ था, ये हट नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आ जाएगा। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, तो ये जो चाप मैंने अभी भी बताया है, ए बी जो चाप है, यहाँ पर जो फाई कोण है, तो फाई कोण इस गलती में ए बी चाप बटे में आर त्रिज्या बताया गया है। अरे हाँ है ना। अगर मैं इस पूरा कोण को मैं ज्ञात करना चाह रहा हूँ, संपूर्ण कोण को, तो संपूर्ण चाप लेना पड़ेगा। तो संपूर्ण मतलब जो चाप है, मतलब वृत्त का वो परिध हो जाएगा, तभी क्या बन जाएगा, परिध। तो परिध का क्या फार्मूला आता है, 2 पाई में आर। तो इस चाप की जगह पर पूरा का अगर एंगल ज्ञात करना हो तो मुझे पूरा परिधि लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं 2 पाई में आर बट्टे नीचे का तो आर काट दो यहाँ से, तो बन जाएगा क्या है, 2 पाई। अरे हाँ है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 360 में हो गया आपका ये 2 में पाई, तो अब आपका पाई बराबर क्या आ जाएगा, 360 बट्टे में 2 काट दोने पर आ जाएगा 180। तो बाबू लोग आपको ये बात तो पता चल गया कि 180 डिग्री पाई का मान होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री पाई का मान होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप संपूर्ण के लिए आप ये बातें समझ ही में आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं गोला पर। मान लीजिए यहाँ पर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जांच करना है संपूर्ण के लिए, तो एंगल जो कोण होगा स्टेरेडियम में, यहाँ पर मान लीजिए पृष्ठीय संपूर्ण का जांच करना है। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल था, तो इसको आपका क्या बोला गया था, यहाँ पर मान लीजिए क्षेत्रफल में जो है डेल में एस है, तो आप इसको बोल सकते थे ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा डेल ओमेगा इज इक्वल टू में, यहाँ पर बोल सकते थे डेल में एस अपान में आर का स्क्वायर, क्योंकि आर त्रिज्या था, आर कहाँ पर त्रिज्या था। अब हमको संपूर्ण का ज्ञात करना है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला जाता है, 4 पाई में आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई में आर का स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर रखोगे क्या कि 4 पाई में आर का स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 4 पाई स्टे में रेडियन। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, यहाँ पर लिख सकते क्या, रेडियन भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, रेडियन। हम लोग कुछ बेहतरीन बातों को समझ लिए हैं। अब हम लोग आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, बीमा के बारे में। बीमा क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल हम लोग बीमा के बारे में थोड़ी सी समझते हैं, और बीमा का उपयोग कहाँ होता है ये हम लोग बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए। तो बीमा का कुछ न्यूमेरिकल भी समझेंगे। जैसे ही बीमा का न्यूमेरिकल कुछ लगा लिए या कंसेप्ट समझ लिए, तो समझ लीजिए पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वही है जो है तो है। ठीक है, तो हम लोग अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।